हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आंशिक दृष्टिबाधित बालकों के लिए शैक्षिक संसाधन किस प्रकार के प्रयोग करना चाहिए ताकि वो सामान्य कक्षा में अधिगम कर सके, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। आंशिक दृष्टि का तात्पर्य है कि ऐसा बालक जिसको जो है आंशिक जो दृष्टिबाधित बालक है, ऐसा बालक जिसको सामान्यतः चीज़ें दिखाई देती हैं, बस हल्का फुल्का उनको थोड़ा सा देखने में दिक्कतें आती हैं या थोड़ा मोड़ा उनको देखने में कन्फ्यूजन बनता है। तो ऐसे जो बालक होते हैं उनको जो है आंशिक दृष्टिबाधित बालक कहते हैं। तो जो आंशिक दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए हम कौन से संसाधनों का प्रयोग करें कि ज़्यादा अच्छा होगा। सामान्यतः आंशिक दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उन्हें सामान्य कक्षा में ही पढ़ाया जाना चाहिए, सामान्य बालकों के संग ही पढ़ाया जाना चाहिए। इनके लिए कोई विशेष कक्षा का आयोजन या विशेष विद्यालय में इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, सामान्यतः सामान्य कक्षा में ही इसे पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ये बालक जो है थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास, एक्सरसाइज या चिकित्सकीय सुविधाओं का अगर वो प्रयोग करते हैं तो कुछ समय के बाद वो सामान्य रूप से ठीक भी हो जाते हैं या उनको अधिगम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आइए इन बालकों को हम लोग देखते हैं किन किन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए या अध्यापक को ध्यान देना चाहिए ताकि ये बालक सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के संग अध्ययन कर सकें। उसके लिए संसाधनों के विषय में हम लोग देखते हैं। पहला इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे बालकों के लिए जो है जो आंशिक दृष्टिबाधित बालक है यानी हल्का फुल्का उसको थोड़ी समस्या है, ज़्यादा समस्या नहीं है देखने में, तो ऐसे बालकों के लिए जो है जो छपाई है वो बड़ा करा देना चाहिए। जैसे हम लोग जो सामान्य बालक होते हैं 10 से 12 पॉइंट वाले 10 से 12 पॉइंट के बड़े अक्षरों का जो है तक के बड़े अक्षरों को हम लोग पढ़ते हैं और उनके लिए 18 से 24 पॉइंट वाला से टंकन यानी छपाई वाले से छपाई करवा देना चाहिए ताकि बड़ा बड़ा अक्षर होगा तो वो बालक आराम से देख लेगा। दूसरा है चित्र एवं रेखा चित्र या मानचित्र, यानी उसको ज़्यादातर ऐसे जो आंशिक दृष्टिबाधित बालक है ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए चित्र का भी प्रयोग करना चाहिए, रेखा चित्र का भी उसे प्रयोग करना चाहिए जैसा ज़रूरत हो। तो चित्र के माध्यम से अगर हम उसको ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा बना करके दिखाएँगे, बताएँगे तो आराम से वो सीख लेता है, पढ़ लेता है। सामान्य बालकों की तरह से वो भी जानकारी सामान्य कक्षा में प्राप्त कर लेता है। अगला है काले रंग। ऐसे बालकों के लिए जो है जो आंशिक दृष्टिबाधित बालक है इनको पढ़ाने के लिए ज़्यादातर हम अगर काला स्याही का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उसको जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से काले अक्षरों का अगर हम प्रयोग करेंगे लिखने में और किताबों में तो किताबों के अंतर्गत भी तो उसको जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, आराम से पढ़ लेता है। अगला है स्थान रखना। ऐसे बालक जैसे हम लोग पास पास न लिखें, उसके लिए थोड़ा दूर दूर अगर हम लिखेंगे तो ऐसे बालक उसको आराम से देख लेता है और समझ जाता है। बड़ा बड़ा अक्षर तो होता ही है तो वो आराम से पढ़ लेता है। अगला है प्रकाश। ऐसे कक्ष में तीव्र प्रकाश की व्यवस्था कर देनी चाहिए, प्रकाश खूब अच्छा सा व्यवस्था कर देने पर जो है बालक आराम से पढ़ लेता है। छठा है मेडिकल प्रबंध। मेडिकल प्रबंध का मतलब ये है कि उसका समय समय से परीक्षण होना चाहिए, आँखों का जांच होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, उसका उपचार भी करते रहना चाहिए ताकि ऐसे बहुत से बालकों में अगर बाल्यावस्था में है तो वो धीरे धीरे उपचार के माध्यम से अगर वो खान पान पर ध्यान देता है तो सुधार भी हो जाता है। उसका समय समय पर परीक्षण करना चाहिए ताकि उसका उपयुक्त जो है उपचार हो सके, चश्मा में परिवर्तन किया जा सके, वह ताकि वह देखने में उसकी जो दिक्कतें ना आए। यानी मेडिकल प्रबंधन की भी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को उसके जांच परख संबंधी निर्देशों को देते हुए उसका जांच परख कराते रहना चाहिए। अगला है ईयर फ्लग। ये है एक ईयर फ्लग आता है। ईयर फ्लग जो है संख्यात्मक जैसे होता है, शब्दों में तो हम लोग उसे सुना करके उससे चीज़ समझा लेते हैं, लेकिन अंकों में जब उसको सुनने में कोई दिक्कत आ रही हो या अंक को वह अलग दृष्टिकोण अलग नहीं कर पा रहा है या अंकों को देखने में उसको दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक ईयर फ्लग आता है, उसके कान में लगा देने पर जो संख्यात्मक शब्द है उसे स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं तो उसको कोई दिक्कत, गणितीय क्रियाओं में कोई दिक्कत नहीं आती, वो आराम से पढ़ लेगा। आठवां है मैग्नीफाइड शीशा। एक मैग्नीफाइड शीशा होता है जिसमें शब्दों को बड़ा छोटा करके देखा जा सकता है, किताब पर उसको रख करके वो बड़ा छोटा करके देख सकता है, वो आराम से उसको पढ़ सकता है उसको घुमाते हुए। जैसे आप 9-10 के जो बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास वो प्रयोग में दिया जाता है तो उसको बड़ा छोटा करके वो आराम से देख करके पढ़ लेते हैं, उसको वो किताबें पर घुमाते हैं। फिर चश्मा अगर उसका अगर ऐसा बालक जो आंशिक दृष्टि से उनके चश्मे का भी प्रयोग के माध्यम से उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर इनके चश्मों में उत्तल लेंस के प्रयोग के माध्यम से उसे जो है हम लोग वो
वो चश्मा बनवा करके उससे पढ़ने के लिए या उसको हम पढ़ाई के उपयुक्त दिखाने में हम लोग सफल होते हैं। तो चश्मे का भी प्रयोग करके उसे पढ़ाया जा सकता है। अगला है दृष्टि कैमरा। दृष्टि कैमरे के अंतर का मतलब ये होता है, जैसे एक कैमरा होता है उसके माध्यम से हम उसको घटा बढ़ा करके उसमें जो सेट होता है इस टाइप का वो कैमरा होता है, उसमें उसको लगा लेने पर आँख से देखेगा तो किसी चीज़ को बड़ा छोटा करके वो देख सकता है, उसके माध्यम से भी वह पढ़ सकता है। अगला है चलायमान टेलीस्कोप। ये सामान्यतः जो है जो प्रयोगात्मक गतिविधियाँ होती हैं साइंस के क्षेत्र में या कोई सूक्ष्मता से कोई प्रयोगात्मक गतिविधियाँ होती उसमें प्रयोग किया जाता है। चलायमान टेलीस्कोप जो दूरदर्शी होता है उसमें जो है उसको घुमाने वाला हो उस टाइप के वो, ताकि वह दूर की भी वस्तु को आराम से देख सके। इसका भी प्रयोग करके उसे हम किसी बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिर इसके बाद साथ निर्देशन। इसके बाद जो गतिविधियां हैं गंभीर रूप से जो दृष्टिबाधित बालक थे उनके लिए भी और इनके लिए भी सामान्य रूप से फॉलो की जाती हैं। निर्देशन, इनको भी पढ़ाई लिखाई, योग्यता, क्षमता, रख रखाव, देख रेख इत्यादि के संदर्भ में अभिभावकों को भी निर्देशन दिए जाते हैं, बालक को भी निर्देशित किए जाते हैं। सामान्यतः ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाए जाते हैं। ये तो डबल हो गया निर्देशन। अगला है प्रशिक्षित। ऐसे अगर प्रशिक्षित अध्यापक है तो ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाने में सफल हो जाता है। प्रशिक्षित अगर अध्यापक है, विशेष रूप से वह विशेष रूप से प्रशिक्षण लिया है तो उसको पढ़ाने में सफल होता है। उसकी कलात्मक गतिविधियाँ प्रस्तुत करने की गतिविधियाँ उन बालकों के भी अनुकूल हो जाती हैं, जिससे वो पढ़ने में सफल हो जाते हैं। व्यावसायिक निर्देशन। आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बालक है उनमें ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए अध्यापकों की उसके नेचर में कौन सी विशिष्टता है, उसके स्वभाव में कौन सी विशेषता है, उस विशेषता के आधार पर उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन बातों को भी ध्यान में रखिए। पाठ्यक्रम का निर्माण। अगर दृष्टिबाधित बालक है तो वो जो चीज़ वो व्यवसाय का चुनाव करता है उस व्यवसाय को सिखाने के लिए या उसका प्रशिक्षण देने के लिए किस ढंग से हम प्रत्येक प्रशिक्षण की गतिविधि अपनाएं, वैसा पाठ्यक्रम निर्माण भी करते हुए अधिगम कराने पर या सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे होता है ना, कोई चीज़ व्यवहार से कोई चीज़ जैसे क बनाना सिखाना है तो कौन सा बालक जैसे ये वाला पाई खींच लेता है अच्छा कि कौन ए खींच लेता है। जो ये खींच लेता है उसके लिए हम लोग जल्दी से बता देते हैं, ये सीख लेता है तो फिर इसके बाद ये बताते हैं, तब ये बताते हैं। उसी तरह से जो उसको हम प्रशिक्षण देंगे दृष्टिबाधित बालक को तो उसके अधिगम का उसमें वर्तमान में स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद उसमें किस प्रकार से परिवर्तन ला करके उसके पूरे स्वरूप का अध्ययन कराएं। जैसे मैंने बताया ना कि बालक तो कई ठो हैं, कुछ लोग गोला ज़्यादा बनाते हैं, कुछ लोग पाही खींचते हैं, तो किस स्तर से कहाँ से शुरू करें तो उस बालक के अनुसार प्रशिक्षित देने में या उसको सीखने में के लिए स्पेशल पाठ्यक्रम उसके लिए किस प्रकार बनाया जाए, इसका भी अध्यापक को ध्यान में रखते हुए वैसी प्रशिक्षण या वैसी अधिगम की व्यवस्था करना चाहिए। इस प्रकार की इन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आंशिक रूप से जिनको हल्का फुल्का कम दिखाई देता है ऐसे बालकों को अधिगम कराया जा सकता है। अधिगम में उनको सफलता दिलाई जा सकती है, वो सीख सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं अगर अध्यापक थोड़ा सा ध्यान दे तो। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।